नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक बेहद अहम और शायद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले अध्याय की, भगत सिंह का संघर्ष और उनकी शहादत। आज के इस वीडियो में हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं, बल्कि सीधे ऐतिहासिक तथ्यों और उस समय के आधिकारिक घटनाक्रमों पर बात करेंगे। हम बिना किसी पक्षपात के बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से ये समझने की कोशिश करेंगे कि उस दौर में क्या नीतियां थीं, उनके खिलाफ क्या विरोध हुए और आखिर में उनके क्या परिणाम निकले। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम इस पूरे घटनाक्रम को 4 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला है दमनकारी नीतियां और अध्यादेश, दूसरा विधानसभा में ऐतिहासिक बम, तीसरा है जेल का संघर्ष और मुकदमा, और आखिर में अंतिम फैसला और शहादत। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, दमनकारी नीतियां और अध्यादेश। देखते हैं कि कैसे ब्रिटिश सरकार ने उस वक्त लोगों की परेशानियां समझने के बजाय उन पर और ज्यादा सख्त नीतियां थोप दीं। अब 1920 के दशक के अंत की बात करें तो ब्रिटिश सरकार एक कानून लेकर आई, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। सरकार का दावा था कि ये कदम जनता के हित में उठाया गया है, लेकिन क्या सच में ऐसा था? असल में ब्रिटिश सरकार भारतीयों को उनके अधिकार देने या उनके असंतोष की असली वजह जानने के बजाय उन्हें और ज्यादा दबाना चाहती थी। इस कानून ने पुलिस को असीमित और निरंकुश ताकत दे दी थी। इसका मतलब था कि पुलिस सिर्फ शक के आधार पर किसी भी जुलूस को रोक सकती थी और बिना किसी ठोस वजह के लोगों को गिरफ्तार कर सकती थी। ये सीधे सीधे नागरिकों की आज़ादी पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। और आपको पता है सबसे हैरानी की बात क्या है? जब इस विवादास्पद बिल को केंद्रीय विधानसभा में लाया गया तो इसे सर्वसम्मति से यानी एक आवाज में खारिज कर दिया गया। लोकतांत्रिक तरीके से ये बिल वहां पूरी तरह हार गया था, लेकिन सरकार ने जनता के इस फैसले को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसे एक अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस के रूप में जबरदस्ती लागू कर दिया। जरा सोचिए, जो कानून पास ही नहीं हुआ उसे जबरदस्ती थोप दिया गया। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, विधानसभा में ऐतिहासिक बम। ये वो क्षण था जब विरोध का तरीका पूरी तरह बदल गया। अब इस घटना के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इसने इस विरोध के पीछे की असली मंशा को बिल्कुल साफ कर दिया। भगत सिंह ने स्वेच्छा से केंद्रीय विधानसभा में ठीक उसी दिन बम फेंकने की योजना बनाई जब वहां इसी दमनकारी अध्यादेश को पारित करने के लिए बैठक हो रही थी। और ध्यान दीजिए, उनका मकसद किसी की जान लेना या किसी को चोट पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। ये एक बहुत ही सोच समझकर रची गई साजिश थी। उनका इकलौता लक्ष्य उस बहरी हो चुकी सरकार का ध्यान खींचना था और उन्हें ये साफ साफ बताना था कि अब दमन के इन क्रूर तरीकों को और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस दिन का सटीक कालक्रम क्या था। स्टेप 1, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने विधानसभा सत्र के दौरान भवन में बम फेंका। स्टेप 2, बिल्कुल जैसा कि उन्होंने प्लान किया था, इस धमाके से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। और स्टेप 3, जो सबसे अहम है, धमाके के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वो चाहते तो आसानी से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने जानबूझकर अपनी गिरफ्तारी दे दी। ये सरेंडर उन्होंने अपनी मर्जी से किया था। इसके बाद हमारा तीसरा भाग शुरू होता है, जेल संघर्ष और मुकदमा। विधानसभा से निकलकर अब ये पूरी लड़ाई अदालत और जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुकी थी, लेकिन इसकी तीव्रता बिल्कुल कम नहीं हुई थी। अदालत में सुनवाई के दौरान एक बहुत ही रणनीतिक और अप्रत्याशित चीज हुई। भगत सिंह ने अपने लिए किसी भी बचाव पक्ष के वकील को नियुक्त करने से साफ मना कर दिया। ये कोई साधारण फैसला नहीं था। बिना वकील के अदालत में खड़े होने का सीधा सा मतलब था कि वो अपना केस खुद लड़ेंगे। ऐसा करके वो ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि ये मुकदमा सिर्फ कानूनी दांव-पेच तक सिमट कर ना रह जाए, बल्कि उन्हें अपनी विचारधारा को सीधे जनता तक पहुंचाने का एक मंच मिल सके। और ये प्रतिरोध सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं था, जेल के अंदर भी ये लड़ाई जारी रही। जेल अधिकारियों द्वारा साथी राजनीतिक कैदियों के साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था। इसके विरोध में एक लंबी भूख हड़ताल शुरू कर दी गई। जेल के अंदर राजनीतिक कैदियों को आम अपराधियों की तरह रखा जाता था। उनका सीधा सा कहना था कि राजनीतिक कैदियों के साथ ये बर्ताव बंद होना चाहिए। ये लड़ाई अब बुनियादी मानवीय अधिकारों और सम्मान के लिए भी लड़ी जा रही थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब किस अंजाम तक पहुंचता है। हमारा चौथा और अंतिम भाग है, अंतिम फैसला और शहादत।
आप इस टाइमलाइन को देखिए, ये पूरा सफर एक सीधे कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट को दर्शाता है। 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा में बम फेंकने से जो बात शुरू हुई, वो लंबी कानूनी प्रक्रिया और जेल के संघर्षों से होते हुए 7 अक्टूबर 1930 तक पहुंची, जब एक विशेष न्यायालय ने अपना कठोर फैसला सुनाया। और फिर 23 मार्च 1931 को ये पूरा घटनाक्रम अपने सबसे दुखद लेकिन ऐतिहासिक अंजाम तक पहुंच गया। विशेष न्यायालय ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मौत की सजा सुनाई थी। उस समय भारत के तमाम बड़े राजनीतिक नेताओं ने इसका जबरदस्त विरोध किया था। पूरे देश से अत्यधिक राजनीतिक दबाव बनाया गया, ढेरों अपीलें की गई कि इस सजा को बदल दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश सत्ता ने इन सभी अपीलों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और आखिरकार 23 मार्च 1931 की सुबह इन तीनों को फांसी दे दी गई। अब इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। जरा सोचिए, एक दमनकारी अध्यादेश थोपने की जिद से शुरू हुआ ये सिलसिला एक सर्वोच्च बलिदान पर जाकर खत्म हुआ। लेकिन इस अकेले घटनाक्रम ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की पूरी दिशा को कैसे बदल कर रख दिया। इस घटना ने उस दौर के युवाओं के अंदर जो आग पैदा की, उसने आने वाले समय के इतिहास को कैसे नया आकार दिया। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस विषय पर और ज्यादा गहराई से, स्वतंत्र रूप से पढ़ने और सोचने के लिए प्रेरित करता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।